सारे ही डाउट हो गए क्या? 1 2 3 4 5, बस छठा क्वेश्चन और आठवां डाउट नहीं है। चलो देखते हैं। यहाँ से दे रखा है, ऑलमोस्ट हो ही गए थे, नहीं बहुत सारे डाउट आ गए इसमें, तो 1 से 10 में सारे ही डाउट आ गए। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 यार इस तरीके का तो ऐसे करा रखा है मैंने। यहाँ दिया हुआ है टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G, ठीक है। जहाँ L दे रखा है 100 सेंटीमीटर एंड नोन टू हैव एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर, यानी डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा एल इक्वल्स टू, हाँ बेटा, लेकिन ये सारे डाउट्स ही भेज रखे हैं बच्चों ने। देखो कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है, बाकी देख लो जिनका जो डाउट है। तो डेल्टा एल की वैल्यू हमें दे रखी है किसके बराबर, 1 मिलीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड। यार ये तो मुझे लग रहा है एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन करा रखा है। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाई स्टॉप वॉच ऑफ एटलीस्ट काउंट, यानी डेल्टा टी दे रखा है हमें 0.1 सेकेंड। अब एक बात देखो यहाँ पे, ये टाइम पीरियड इसमें दे रखा है 2 सेकेंड और 100 ऑसिलेशन के लिए उनने मेजर किया है, ठीक है। तो 100 ऑसिलेशन के लिए मेजर किया है, तो 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा, 200 सेकेंड। यही गलती की होगी आप लोगों ने 0.1/2, जिनसे भी नहीं हुआ है उनने यही मिस्टेक की होगी कि 0.1/2 पुट कर दिया होगा। मैंने बोला था कि जब भी आप डेल्टा टी बाई टी या कोई भी वैल्यू पुट करो, तो जितने टाइम का या जितने ऑसिलेशन का ये पुट करो, उतने ही टाइम का ये डेल्टा टी भी पुट करना। तो देखो यार, डेल्टा टी जो दे रखा है वो जो 0.1 सेकेंड, वो दे रखा है 100 ऑसिलेशन का। अब 100 ऑसिलेशन का दे रखा है, तो 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा, ये 2 सेकेंड जो दे रखा है वो दे रखा है हमें एक टाइम पीरियड। देखो सवाल में लिखा है टाइम पीरियड जो है, तो टाइम पीरियड कितने ऑसिलेशन का होता है, एक ऑसिलेशन का, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 200 सेकेंड, और डेल्टा टी की जगह पे 0.1 सेकेंड पुट करेंगे। अब हो जाएगा। अब जिनका भी डाउट था क्लियर हो गया कहाँ गलती हुई होगी। हाँ वो देखो यार, अब देखो प्रांजल बेटा, ठीक है आपसे हो गया, अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उनके डाउट तो बताने पड़ेंगे ना। चलो देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास दे रखा है। रिपीट कर दे, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि यार सारी चीजें तो सेम है, डेल्टा एल बाई एल यूज होगा, एक डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा एल बाई एल तो यही आएगा। डेल्टा टी बाई टी में अगर आप डेल्टा टी 0.1 सेकेंड पुट कर रहे हो ना, तो टाइम जो है वो 100 ऑसिलेशन का पुट करो, क्योंकि ये जो एरर आया है वो 100 ऑसिलेशन में इतने का एरर आया है। और टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो 100 ऑसिलेशन का टाइम पुट करना पड़ेगा। जो लीस्ट, हाँ जो लीस्ट काउंट होता है वही तो डेल्टा टी हो सकता है, उतने तक का ही एरर हो सकता है ना। जो लीस्ट काउंट है अपना, उतने तक का ही तो एरर हो सकता है। तो कभी कभी अगर लीस्ट काउंट दिया हो तो वही अपना डेल्टा टी भी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कि मास में एरर दे रखा है 2% का, स्पीड में एरर दे रखा है 3% का। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर, ये तो हो जाना चाहिए यार। कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अगर देखे तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो डेल्टा के बाई के इंटू 100 जो आएगा वो किसके बराबर है, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। जिससे गलती हुई है मुझे लग रहा है उनने 1/2 भी ले लिया है कांस्टेंट में। जब भी एरर परसेंटेज एरर आएगा उसमें ये कांस्टेंट नहीं लेते। हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कि रैंडम एरर इन अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज एक्स। मान लो किसी ने 100 ऑब्जर्वेशन किया है और उसमें मीन एरर कितना है, एक्स के बराबर। तो अगर जो 400 ऑब्जर्वेशन अगर वो करेगा, तो एरर उतने से उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा बार हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, हमारा एरर उतना ही कम होता जाता है। तो हमने इसको 4 गुना ज्यादा ऑब्जर्वेशन लिया, तो एरर क्या होगा, 4 गुना कम होगा, यानी x/4 हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद है आपका डाउट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ देखो,
जो वाला जो भी अगर नहीं समझ आया आप बोल देना कि सर रिपीट कर दीजिए, ठीक है, बार बार मतलब पूछे रिप्लाई करो आप लोग, वेट करो, उसमें टाइम नहीं लगाते। सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है फोर्थ वाले में कि 0.310 इंटू 10⁻³ तो देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में जो रहता है वो ये पावर वाला टर्म हम लोग काउंट नहीं करते। थर्ड वाले देखो रिपीट कर रहा हूँ मैं कि 100 ऑब्जर्वेशन किसी ने लिया मेजरमेंट का, तो उसमें एरर एक्स आया, तो यार अगर 400 बार लिया मतलब उसने 4 गुना ज्यादा बार मेजरमेंट किया है, तो एरर जो होगा उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा आप मेजरमेंट करोगे एरर उतना ही कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा x/4। ठीक है, ये जो है साइंटिफिक नोटेशन वाले में जो है वो ये 10 की पावर वाला टर्म जो है हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग काउंट कौन सा करते हैं, बस यही वाला पार्ट काउंट होगा। और ये फाइनली किसके बराबर होगा, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और ये तो ये जीरो भी काउंट होगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, देखो कि यार ये भी आसान सवाल है कि रेडियस में एरर दे रखा है 1% का वॉल्यूम में चाहिए। तो यार वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब। तो बस ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कर नेग्लेक्ट ही करना, हटा ही देना। इंटू 100 इक्वल्स टू कितना होगा, 3 इंटू डेल्टा r/r इंटू 100। देख लेना इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस, मतलब एस दे रखा है 13.8 ±0.2, और टाइम दे रखा है 4.0 ±0.3 के बराबर। हमें वी निकालना है, वी इक्वल्स टू क्या होगा, s/t। ठीक है, तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या आएगा, v प्लस माइनस डेल्टा वी, यही लिखेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ से v की वैल्यू निकालो, इन दोनों को डिवाइड करके डेल्टा वी की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू कितना आएगा, तो डेल्टा s/s प्लस डेल्टा t/t। बेटा ये आप लोग ट्राई कर, मुझे लग रहा है कि जिसने ये भेजा है ना, ये लास्ट में 2 5 7 9 जिसने भेजा है वो ट्राई नहीं किया है उसने। चलो देखो यार, दो सिग्निफिकेंट फिगर है बट आंसर में 3 है। आंसर क्या, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो अब जैसे मान लो अपने पास, हाँ सही बात है, जैसे मान लो 13.8/4.0 करेंगे, डिवाइड करेंगे तब तो आना अपने पास एक्चुअल में, सही बात है कि कितना, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए थे। ये आपका कहना सही है गरिमा, लेकिन जब सारे ही ऑप्शन उसमें दे रखा है तो उसके हिसाब से फिर कर लो। क्योंकि अगर आपका 3.4 रहता है या 3.5 जो भी अगर ऑप्शन में रहता है दो सिग्निफिकेंट, तो हम उसी को सही मानते, लेकिन इसमें चारों ही दे रखा है, तो एक तरह से होना नहीं चाहिए ये ऑप्शन जो है ना, रूल के अकॉर्डिंग इन्हें गलत ही दे रखा है, लेकिन सारे ही ऑप्शन वही हैं 3.45, तो वहां अपने को चलो ठीक है कंसिडर करना पड़ेगा, तो ठीक है, बाकी आपका मेन जो एग्जाम आएगा ना उसमें इस तरीके की मिस्टेक नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर में क्या होता है बेटा, डेल्टा t/t इंटू 100। तो आप ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, तो एरर उसमें यूनिट होना ही नहीं चाहिए, तो आंसर सी हो जाएगा, बस और क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1/2 1/20 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1/20 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1/20 अगर देखें तो इसमें आ जाएगा कितना, 5/100 आ रहा होगा, है ना। तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.05 यही आएगा। और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, तो 0.0500, आंसर ए हो जाएगा। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 10 में क्लियर हो गया, 10th में जो भी डाउट हुआ होगा आपको, 3 सिग्निफिकेंट, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 5/100 आएगा वो 0.05 बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आंसर में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालना।
तो यार अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगर निकाले तो ये कितना आएगा 5। ये अगर मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो है नहीं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 2 जीरो लास्ट में लगाना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आएगी, ए वाला ऑप्शन। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना। चलो नेक्स्ट अब बोलो 11 से 20 तक। ये वाले छोड़ के कोई और डाउट हो तो भेजना आप लोग, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा उस ये छोड़ करके जो कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। चलो फिर देखते हैं अब यहाँ से। वैसे इतने डाउट्स आने नहीं चाहिए थे यार इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमिन्ड बाई। परसेंटेज एरर से देख सकते हैं हम कि जितना ज्यादा कम परसेंटेज एरर होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एब्सोल्यूट एरर इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि एक बात सोचो, जैसे मान लो मैं अगर देखूं 14.2 प्लस, हाँ 14 16 है, प्लस माइनस 0.2 लिख दूं मैं, ठीक है। प्लस माइनस 0.2। और अगर मान लो कोई डेटा ऐसा रहे कि मान लो 2.1 प्लस माइनस 0.2, दोनों में एब्सोल्यूट एरर सेम है। लेकिन अब सोचो इसमें 2.1 के वैल्यू में ही इतना का एरर आ रहा है और इसमें 14.2 में इतने का एरर आ रहा है, तो यार परसेंटेज एरर किस में कम होगा, इस वाले में कम होगा। तो इस बार ये थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा कि हाँ यार ये उसमें जो एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा है, मतलब परसेंटेज एरर कम है। हमारे पास अगर हम एब्सोल्यूट एरर देख के बताए तो यार एब्सोल्यूट एरर तो दोनों में सेम ही है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि इसमें कम परसेंटेज एरर हो रहा है, इसमें ज्यादा परसेंटेज एरर। एक्यूरेसी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की। तो इसीलिए हम एब्सोल्यूट एरर देख के नहीं बता सकते, हमें कौन सा देखना होगा, परसेंटेज एरर। क्लियर हुआ, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। जहां से देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे देखो एब्सोल्यूट एरर देख के हम नहीं बता सकते हैं कि यार एक्यूरेसी क्या है। ये बता सकते हैं एरर किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ये चीज तो वो एब्सोल्यूट एरर से देखिए। लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो यार एक्यूरेसी के लिए हमें ये देखना चेक करना चाह रहता है कि कौन में परसेंटेज एरर ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि मान लो मैंने दो रीडिंग ली, एक 14.2 और एक 2.1, ठीक है। मतलब दोनों अलग अलग मेजरमेंट किया अपन ने, कोई अलग अलग चीज का मेजरमेंट है। लेकिन इसमें देखे तो ये 4 पॉइंट, ये जिसके साथ 0.2 इसमें भी एब्सोल्यूट एरर है और इसमें भी 0.2 का एब्सोल्यूट एरर है। लेकिन फिर भी सोचो कि इस वाले में परसेंटेज एरर कम होगा, इस वाले में परसेंटेज एरर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा, अब जैसे मान लो छोटी सी वैल्यू मेजर करने में भी अगर मैं ज्यादा एरर बड़ा एरर कर दूं तो यार वो परसेंटेज एरर भी तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो अगर परसेंटेज एरर ज्यादा हो रहा है मतलब हमारा कैलकुलेशन जो है या मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये कॉपर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, वो इंक्रीज हो रही है 2% से। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इंक्रीज इन एरिया ऑफ स्क्वायर कॉपर प्लेट। तो एरिया ए इक्वल्स टू कितना होगा, एल स्क्वायर। तो यार ये तो हो जाना चाहिए बेटा। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ठीक है, स्क्वायर का एरिया था यही आएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखो, इन द context ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर इन एक्सप्रेसिंग रिजल्ट्स, ठीक है। ये क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। ठीक है, तो देखो यार, अब यहाँ से देखना एक बार कि आउट ऑफ दिस टू मेजरमेंट्स, दो मेजरमेंट दे रखा है। एक तो पहले ऑप्शन में
एक 15.00025, द फर्स्ट वन हैज ग्रेटर एक्यूरेसी। थोड़ा देखो, अब ये कैसे समझेंगे इस चीज को, एक बार सोचो, अगर मान लो मैं बोलूँ कि यार बहुत छोटी वैल्यू मेजर करनी है, तो उसमें एरर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे। अगर मैं बोलूँ कि एक बाल की थिकनेस मेजर करनी है, ठीक है, या एक जो वायर है उसका डायमीटर मेजर करना है, और और एक बोलूँ कि मैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, हमें दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसमें एरर बहुत कम का आने के चांस है। ठीक है, मतलब वो हम लोग ऑलमोस्ट जो है एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत छोटी वैल्यू अगर जो रहती है तो उसको एक्यूरेसी के साथ मेजर करना मुश्किल है, मतलब उसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मैं इस पेन की लेंथ की बात करूँ, उसमें ये मेजर करना है, और एक बोलूँ मैं बाल की थिकनेस मेजर, बाल का डायमीटर मेजर करना है, तो सोचो यार ये ज्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस, मतलब ये जो हम मेजर करेंगे वो वैल्यू हो एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा क्लोज हो सकती है। ठीक है, लेकिन वही अगर बात करें किसकी, बाल के डायमीटर की, तो वो हम ज्यादा एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, उसमें एरर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बड़ी वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं वो थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं अपने पास, इफ वन ट्रेवल्स 478 किलोमीटर बाय रेल एंड 397 मीटर बाय रोड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, अब एक बार देखो 478 पॉइंट कितना आएगा, 397, टोटल डिस्टेंस तो यही आएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा यही आएगा, इतना किलोमीटर। अब इतना किलोमीटर अगर मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये किसके बराबर होगा, 478 के ही बराबर होगा, क्योंकि उसके बाद ये वैल्यू बहुत छोटी है, हम लोग ऑलमोस्ट अप्रोक्स वैल्यू ये मान सकते हैं 478। ठीक है, तो हमारा वन और टू दोनों ही क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, क्या ये 14th क्वेश्चन क्लियर हुआ, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है, लाइक ये अब बताओ क्लियर हो गया। हाँ है ना, ये बताओ। चलो, नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखो, रिलेटिव एरर दे रखा है, वेइंग फर्स्ट इन एयर देन इन वाटर। अच्छा देखो, 16 में देखो हमें क्या दे रखा है कि वेट जो मेजर किया हमने एयर में, तो उसकी वैल्यू है 5.00 प्लस माइनस 0.05, और अगर मान लो वेट इन वाटर मेजर किया तो वो किसके बराबर, 4.00 प्लस माइनस 0.05। ठीक है, हमें रिलेटिव डेंसिटी अलोंग विद द मैक्सिमम, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब देखो अब क्या पूछा है, रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही पूछा गया है। यहाँ से देखो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये क्या होगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी के बराबर, ये आएगा। एक मिनट, ये वेट है ना, तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू ये होगी, तो वेट किसके बराबर होगा, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी, यही आएगा। ये दोनों चीज समझ आया तो बताओ फटाफट, सवाल खत्म हो जाएगा। ये जो समझ आया आपको, हाँ है ना, ये जो होता है वेट इन एयर, मतलब क्या होगा, वेट इन एयर माइनस बॉयंट फोर्स। यहाँ से देखो, जो एक मटेरियल का जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वेट इन वाटर की जब बात करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी। एक बात देखो पहले, बेटा वीडियो क्लियर है, बेटा स्पीड अच्छी आ रही है, जिसका वीडियो अगर क्लियर नहीं आ रही है बेटा तो देखो अपना नेट चेक करो एक बार यार, इधर से तो सही आ रही, कल स्पीड सही है इधर। हाँ वो मैं बताता हूँ, एक बार देखो, ऐसे सोचो कि डेंसिटी जो है ना, बेटा वीडियो क्लियर आ रही है क्या, हाँ या ना ये बताना। चलो देखो यार बेटा, ये सभी को क्लियर तो है। चलो, अब यहाँ से देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो वेट इन एयर जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वॉल्यूम इंटू जी, यार होता तो एम जी ही है ना, एम जी होता है, वेट हमारा क्या होता है, एम जी।
और mg होता है तो मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू वॉल्यूम। अब इसके बाद हम देखें कि वेट इन वाटर की बात करें तो वेट इन वाटर जो होता है वो किसके बराबर, तो नीचे एक mg लगेगा और ऊपर के डायरेक्शन में एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो mg जो आएगा अपने पास वो कितना होगा, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू वॉल्यूम इनटू जी माइनस बॉइंट फोर्स की वैल्यू, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू जी के बराबर। यही बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा फ्लूइड में चैप्टर में, तो बाकी अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यही समझो। अभी फॉर्मूला अभी के लिए याद रख लो कि डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अब क्या करना है आपको, तो हमें वैल्यू निकालना है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें वैल्यू निकालना है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या करते हैं हम लोग, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। वेट इन वाटर अपॉन वेट इन एयर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, वेट इन वाटर अपॉन वेट इन एयर, ये आएगा। तो वी जी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, रो एम माइनस रो डब्ल्यू अपॉन कितना, रो एम के बराबर। तो वन माइनस कितना आ जाएगा, रो एम अपॉन वन माइनस रो डब्ल्यू अपॉन रो एम के बराबर। बस ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू दी हुई है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है तो वहां से निकाल लेना। अब ये सॉल्व हो जाएगा या और आगे बता दें, ये बताओ। ये यहाँ ये थोड़ा ठीक सवाल है ये बताओ यहाँ तक, इससे अब आगे आप खुद से सॉल्व कर लोगे या फिर मैं आगे सॉल्व करूँ, बता दें, चलो देख लो। यहाँ से देखो मैं बोल रहा हूँ कि वेट इन वाटर अपॉन वेट इन एयर इक्वल्स टू ये आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एक दो बच्चों ने बोला थोड़ा हिंट और दे दें तो थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये कितना आया अपने पास, तो देखो यहाँ पे आया वेट इन वाटर अपॉन वेट इन एयर इक्वल्स टू कितना, तो वन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू वन माइनस वेट इन वाटर अपॉन वेट इन एयर, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है रो एम बाई रो डब्ल्यू, तो रो एम बाई रो डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, तो वेट इन एयर अपॉन कितना, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अब बताओ, अब तो सॉल्व हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये तो आपका से सॉल्व हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद वैल्यू पुट करनी है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो टाइम पे। 18 तो मैं नहीं बताने वाला भाई, 18 में क्या दिया हुआ है, 8-10 एक्सपेरिमेंट का की वैल्यू दे रखी है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर पूछा है हमने, मतलब डेल्टा टी पूछा है। डेल्टा टी ये तो मतलब बिल्कुल ऐसे 0.9 आ रहा है। अच्छा 0.9 ही आ रहा है क्या, कैलकुलेट करके देखो सभी का 0.9 आ रहा है क्या। बेटे जो जिनने भी सॉल्व किया है जिनका आंसर आया वो 0.9 आ रहा है या 0.09 आ रहा है, देख लेते हैं 22 के बारे में भी। पहले ये बताओ जो वैल्यू आ रही है वो 0.09 आ रही है या 0.9 आ रही है, ये बताओ। 0.11 आ रहा है, 0.11 तो ऑप्शन में है। आंसर क्या दे रखा है 18th का, 18th का भी बेटा एक इसके बाद 0.11 आ रहा है बेटा, जिन हाँ तो बेटा जिनका 0.9 या 0.09 आ रहा है ना, वो उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, देखो आप एक बार। फिर 3-4 बच्चों के आ रहे हैं 0.11 और वही आंसर भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द लेंथ दे रखा है, डायमीटर भी दे रखा है, ठीक है। लेंथ इज 5, रेडियस इज, यार ये तो हो जाना चाहिए यार 18 19, पाई आर स्क्वायर एल होता है ना वॉल्यूम का। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 किसके बराबर हो जाएगा,
तो 2 into delta R/R into 100 प्लस डेल्टा L/L into 100, यही आएगा। ये तो कर लेना यार, अब ये कैलकुलेशन मुझसे क्यों करवा रहे हो? 20 में भी वही है बेटा। हाँ 20 में, एक मिनट। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑब्जर्वेशंस वेयर रिकॉर्डेड, ठीक है। अब एक बार देखो 20 में जिसको डाउट आ रहा होगा ना, तो वो देख से देखो कि वैल्यू जो है ना वो दे रखा है, उसी को देख के हमें डेल्टा एल डेल्टा जो भी चाहिए वो वही से मिलेगा। जैसे 2.820 मीटर है ना, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सारा वो सेम यूनिट में पुट करना। तो इसमें डेल्टा एल जो आएगा वो 0.001 मीटर के बराबर आएगा। ध्यान रखना कि अगर मान लो कि अगर आपकी अगर मेजरमेंट वाली ये वैल्यू दी हुई है ना, तो आपका उसके लिए डेल्टा एल या जो भी एरर आएगा वो यहाँ से ये वैल्यू देख के ही पता चलेगा, ठीक है। हो जाएगा अब 20 हो जाएगा, फटाफट बोलो यार जल्दी से। 20 जिसका भी डाउट था अब हो जाएगा। चलो ये बताओ 21 से लेके 21। नहीं ऐसा, एक मिनट में बता रहा हूँ जुबिन, रुक जाओ। 21 से 28 तक बोलो। 21, 22। एक मिनट रुक जाओ जुबिन, बता रहा हूँ। हाँ ये, और कोई डाउट नहीं है अब 20th क्वेश्चन में? क्या, अच्छा क्या दिक्कत आ रही है? अब एक बात देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये लिखोगे ना डेल्टा y/y लिखोगे, तो क्या लिखोगे? डेल्टा m/m प्लस डेल्टा g/g प्लस डेल्टा L/L प्लस 2 into डेल्टा d/d प्लस डेल्टा स्मॉल l/l। तो हमें ये दोनों वैल्यू सेम यूनिट में पुट करनी है, सारे सेम। एसआई में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर केजी में लिख रहे हो नीचे केजी, तो वो तो फाइनली क्या मिलेगा अपने को? एम में जो है एम की वैल्यू 3.00 केजी दिया हुआ है ना, तो डेल्टा एम की वैल्यू जो है वो होगी 0.01 केजी के बराबर। क्लियर? डेल्टा एम की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.01 केजी। क्वेश्चन 26 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 26 में, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं बेटा ठीक से देखो, मैंने एडिशन वाला रूल, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल बताया था ना, वो आप ठीक से एक बार देख लेना। उसमें डेसिमल के बाद का देखते हैं हम लोग। डेसिमल के बाद उसमें भी दो ही हैं मिनिमम, और ये आंसर में भी मिनिमम दो ही है। अब आपका डाउट कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 और 22। 21 में क्यों डाउट आ रहा है यार? 21 में तो सीधा मुझे लग रहा है 21 तो हो जाना चाहिए। आई में, आर में, टी में, सब में एरर दे रखा है। नहीं 22 का आंसर गलत नहीं है। आपने एक बात मैंने जो बताई थी वो आपने ढंग से नहीं सुना है। मैंने बताया था आपको, जब एरर वाला पार्ट में पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने बोला था कि यार 10% से कम का जो एरर होगा उसी के लिए फॉर्मूला ये वैलिड होता है। ये बात मैंने बताई हुई थी आपको कि 10% से कम का जो एरर होता है ना, जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी है उसमें वेलोसिटी में 10% का से कम का एरर होता है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अदरवाइज एक्चुअल जो वैल्यू जैसे निकालते हैं, तो हम लोग इसमें 50% का एरर है बेटा। तो पहले आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर डेल्टा k/k × 100 इक्वल्स टू क्या आएगा? हाँ सॉरी, यही परसेंटेज एरर इन के जो आएगा वही डेल्टा k/k × 100 आएगा। समझ आई ये चीज? आपको पहले इनिशियल निकालनी है, फिर फाइनल निकालनी है, फिर इसमें वैल्यू पुट करनी है। और डेल्टा के क्या आएगा? तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था थ्योरी के टाइम में। इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुना करो। एक बार कर दे, देख लो इधर कि मान लो वेलोसिटी पहले मान लो कितना v इनिशियल v0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो ½ m v0 स्क्वायर। v फाइनल जो है वो कितनी होगी?
50% से इंक्रीज किया है ना। तो 50% से इंक्रीज किया मतलब वो कितना मेजर करेगा, 1.5 वी नॉट मेजर करेगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 into m into 1.5 वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2.25/2m वी नॉट स्क्वायर, यही आएगा। बस अब फाइनल माइनस इनिशियल इंटू 100/k कर देना, ठीक है। अब तो हो जाएगा, हाँ या ना। अब और कोई तो डाउट इसमें नहीं बचा होगा। 1.5 कैसे आया, मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो कोई भी वैल्यू वी नॉट है, अगर उसमें आप 50% का पॉजिटिव एरर कर रहे हो, मतलब आप 50% वैल्यू ज्यादा मेजर कर रहे हो, तो ज्यादा मेजर करोगे तो आप कितना करोगे, 1.5 वी नॉट। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ, 1.5 वी नॉट कैसे आया, जिसका भी डाउट तो फटाफट बोलो हाँ या ना। चलो फिर अब टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट पेपर ग्रुप में आया है क्या, कोई एक काम करो, कोई टेस्ट पेपर नहीं आया है, फिर टेस्ट पेपर मेरे पास जब नहीं आया तो मैं कैसे डिस्कस। हम्म, व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं स्क्रीनशॉट्स। हाँ लेकिन वो तो बात सही है, स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने भेजे, लेकिन सारे बच्चों ने तो भेजे नहीं है ना। हम्म, सारे बच्चों ने भेजे नहीं है, फिर कैसे, मतलब कुछ का डाउट्स क्लियर होगा, कुछ का ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर बेटा काइनेमेटिक्स शुरू होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स शुरू होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम्हारा यही है ना। हाँ 3 बजे। यूनिटलेस क्वांटिटी जो है, हाँ इसका आंसर गलत है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना सर, फिर प्रीवियस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर गलत है जी, कि यूनिटलेस क्वांटिटी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत है, आंसर ही गलत है इसका। ठीक है, हाँ ऐसे डाउट नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आप मन नहीं होगा तो कल डिस्कस ही कर लेंगे। कल पेपर एक बार आ जाएगा ना, हाँ पेपर एक बार आ जाएगा तो डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर देखो, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स, फिर स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर भी पढ़ाना पड़ेगा शॉर्ट में। ठीक है ठीक है। ठीक है रोहित, मैं भेज दूंगा उसे। ये बताओ, वेक्टर, सर एक वर्कशीट और वो भी डिस्कस कर, बेसिक मैथ्स भी चाहिए, बस करो भाई। तुमने ऐसा ना बोल दो, काउंटिंग से शुरू करते हैं 1 2 3, वो भी सिखाई दिया जाए, उसको क्यों छोड़ रहे हैं पर। अब बेसिक मैथ्स जहाँ जरूरत होगा ना, जो वहां पे मैं आप लोग का जो बीच बीच में जो भी थोड़ा बहुत जरूरत होगा, वो काइनेमेटिक्स के बीच में ही खत्म करा दूंगा। अरे बेटा एक मिनट देखो रजनीश, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो यार, तुम्हारी आईडी से मैं ओपन करूंगा, तुम्हारी आईडी में क्वेश्चन नंबर अलग रहेगा, बाकी बच्चों की आईडी का क्वेश्चन नंबर अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर सबका क्वेश्चन नंबर सेम थोड़ी होता है, सफल हो जाता है वो सारा पेपर बेटा, वो जो सारा पेपर होता है ना वो सफल हो जाता है, वो ऑनलाइन टेस्ट में सारा सफल हो जाता है, उस तरह से जो है ना, कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा, आपका जो पीडीएफ आएगा, उसमें हर साल किसी को पता रहेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन डाउट है मेरा, तो मैं बोलूंगा 15, तो बाकी सबके लिए भी 15 रहेगा। ऐसे आपकी आईडी से ओपन करूंगा तो फिर ये होगा कि आपका 15वां किसी का 25वां हो सकता है, तो उस तरह से बस यही खेलते रह जाएंगे कि हाँ इसका कौन सा डाउट, वो वाला सवाल, फिर ये
चलो ये बताओ अब। नेक्स्ट अब हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू कर लेते हैं। वेक्टर में आप लोग एक काम करना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी बताना पड़ेगा। देखो यार, तुम लोग में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ तो रखा होगा। मैं बोल रहा हूँ, सुनो एक काम करो यार, वेक्टर वैसे पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं शायद। ठीक है, तो आप एक काम करना, वेक्टर की मैं पीडीएफ एक भेज दूंगा, ठीक है? या वेक्टर या कैलकुलस, वेक्टर का तो भेज ही रखा है। तो देखो, वेक्टर का मैं अब नहीं होगा तो आपको एक डीपीपी। अच्छा, नहीं भेज रखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं एक बार वेक्टर की आपको डीपीपी भेज दूंगा, ठीक है? वेक्टर की डीपीपी भेज दूंगा, वेक्टर की डीपीपी आप सॉल्व कर लेना। जो टॉपिक में आपको लगे ना कि ये डाउट आ रहा है, इसके सवाल नहीं हो रहे हैं, तो हाँ भाई, भेज तो रखा ही है मैंने, मुझे देखा वो वेक्टर कैलकुलस है। तो वेक्टर की जो, कोई नहीं, फिर कल भी कल डिस्कस कर लेंगे वो बचा हुआ चीज। चलो देखो, अभी तो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर आपको नहीं होगा ना तो किसी एक दिन में। वेक्टर का क्वेश्चन सही बात है आता भी नहीं है पेपर में, लेकिन ये है थोड़ा यूज होता है बस थोड़ा बहुत, ठीक है? तो किसी एक दिन है ना, जो आपका जो देख लेना, पहले ट्राई कर लेना आप लोग वेक्टर की बुकलेट, ठीक है? वेक्टर की बुकलेट ट्राई कर लेना, उसके बाद उसमें जो बचा रहेगा कि हाँ ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो एक दिन में देख लूंगा कि वो टॉपिक जो है ना, एक दिन में वो करा ही दूंगा सारा। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट यहाँ से देखो फटाफट ये थोड़ा आज बेसिक वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये सब खत्म करा देता हूँ मैं, ठीक है? देखो यार, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ना, ठीक है? कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसके बारे में पढ़ना रहता है बेसिकली। और ये थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये थोड़ा जल्दी खींचेंगे। तो रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसका रीजन नहीं जानेंगे कि हाँ यार, वो आदमी या वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में क्यों है, या वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में क्यों है, ये रीजन हम नहीं जानेंगे इसमें, ठीक है? वो रीजन कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों है या मोशन में क्यों है, वो सारी चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। वहां पे हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है, रेस्ट और मोशन का रीजन। एक आदमी रेस्ट पे है या मोशन में है या एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्यों है। यहाँ पे हम सिर्फ यही बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में कि अगर एक आदमी मूव कर रहा है तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या कितनी दूर दूर में रुकेगा, तो ये सारी चीजें हम लोग बात करने हैं। हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो देखो यार, जब भी अगर एक ऑब्जेक्ट, अगर पहली चीज तो ये कि जो भी अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट जो भी इस चैप्टर में आएगा, हमें उसको किसकी तरह ट्रीट करना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अगर जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, अगर उसके सामने, ठीक है, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसके सामने अगर उसका डायमेंशन अगर काफी स्मॉल है, अगर उसका डायमेंशन स्मॉल है, तो वो हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई हमने एक फिक्स डायमेंशन ले रखा है कि हाँ यार 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, 50 मीटर का होगा तो नहीं होगा। ऐसा कोई डायमेंशन हमारे लिए फिक्स नहीं है। हो सकता है कि एक बस भी जो है वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और हो सकता है कि कभी एक ट्रेन को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है? लेकिन ये चीज है, आपको पता चलेगा सवाल को देख करके, जो भी जो क्वेश्चन आया आपके सामने। तो जब भी क्वेश्चन में जो है, नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के डायमीटर से स्मॉल हो, नहीं ऐसा कुछ, देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि डायमीटर या कुछ डायमेंशन हमने फिक्स नहीं कर रखा है कि यही डायमीटर या यही डायमेंशन होना चाहिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कभी कभी बस जो होगा वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होगा, और कभी ऐसा होगा कि एक ट्रेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखो यार, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लो सपोज ये दो बस ले रहा हूँ मैं, और ये दोनों बस की लेंथ कितनी है? 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, ठीक है? अब एक बात सोचो कि ये अगर मान लो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इस बस की लेंथ 5 है, इस बस की लेंथ 5 मीटर,
जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह इनको ट्रीट नहीं करेंगे, हम इनकी लेंथ कंसिडर करेंगे। क्योंकि यार जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, तो उस समय ये टोटल मिला करके 10 मीटर एक दूसरे को क्रॉस मतलब चले होंगे। तो यार 10 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और उनकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। उनकी लेंथ 5 मीटर है, और वो लगभग डिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस करने में 10 मीटर के आसपास चले होंगे। तो वहां पे ये आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इनका डायमेंशन। तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना। ठीक है। अगर वही मान लो एक अगर ट्रेन भी है, अगर वो 2000 किलोमीटर जा रही है, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये मान लो 100 मीटर की बस भी है या ट्रेन है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 2000 किलोमीटर हम सीधा यही लेके चलेंगे कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 2000 किलोमीटर जा रहा है, कितनी स्पीड से जाएगा या कितना टाइम में पहुंचेगा वो। ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि 2000 किलोमीटर का ये बस ये ट्रेन है, 100 मीटर है उसकी भले लेंथ हो, लेकिन हम उसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो बेसिकली होना यही चाहिए कि डायमेंशन अगर मान लो जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसके कंपैरिजन में स्मॉल हो। और जो भी 99% क्वेश्चंस जो आएंगे, वो हमारे किसकी तरह लेना है, उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। जब भी आपको अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना करे, तब तक आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ले करके चलना है। हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें खुद पता है कि यार पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, तो हम ये दोनों बस को क्रॉस करने में टाइम निकाल क्या पाएंगे, वो तो जस्ट इंस्टेंटेनियसली वो क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए रहेगा अपना कि जो भी अगर आया केस इसमें, तो हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट जो भी हमारा इस काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में आएगा, हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में जो है वो बात हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास से। उससे पहले जो भी ऑब्जेक्ट आएगा हमारे लिए वो कैसा रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में जो रहेगा वो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो हाँ, अगर पेन भी है तो वो हमारा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, एक रॉड होगा, वो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यही सही है। ठीक है। अब इसके बाद देखो हम लोग, ठीक है, कि कोई भी चीज जो होती है ना, ठीक है, जैसे मान लो रेस्ट और मोशन के बारे में हम लोग अगर ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार एक्चुअल में रेस्ट और मोशन होता क्या है। जैसे मान लो अपने पास दो तीन पर्सन की बात कर रहे हैं, एक ए एक बी और एक इसके अंदर एक और बैठा हुआ है सी। एक बार सोचो, ये मान लो बस के अंदर बैठा हुआ है, बस थोड़ी देर। अब एक बार देखो, बस यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंची, अब इससे अगर बी के बारे में अगर हम लोग पूछे ए से, तो ए बोलेगा कि यार बी जो है वो मोशन में, ए के अकॉर्डिंग किस में आएगा, मोशन में। और बी सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, रेस्ट में। तो एक बात तो पहला एक पॉइंट हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि यार इसके अकॉर्डिंग बी जो है वो मोशन में हो, और इसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग रेस्ट पे है। यानी एक ही आदमी जो है वो रेस्ट में भी रह रहा है और एक ही आदमी मोशन में भी। यानी ये क्या बता रहा है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। एब्सोल्यूट रेस्ट और आपको जब भी अगर रेस्ट और मोशन देखना रहेगा, तो वो कैसे टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। कैसे हैं, रिलेटिव टर्म्स ही हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। ठीक है। तो जो भी आए अपने पास, हो सकता है एक आदमी चलो यहाँ देखो, जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो भी अगर एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है, ये क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। हो सकता है कि एक आदमी जो हो वो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, और किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में हो सकता है वो मोशन में हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी। इस पूरे चैप्टर में अर्थ जो है, अर्थ को हमें कैसे लेकर के चलना है, अर्थ को हमें एक रेस्ट पे ही लेकर के चलना है। तो अर्थ जो रहेगा वो हमारा हमेशा कैसा मान के चलना है उसको, कि अर्थ जो है वो रेस्ट पे है। उसका ना तो रोटेशनल मोशन हमें कंसिडर करना है, ना ही रिवोल्यूशनल मोशन। ठीक है। अब एक बार देखो, यहाँ से ए के बारे में अगर ए से पूछा गया बी के बारे में, और या सी से बी के बारे में पूछा गया, तो उनने कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे डिसाइड किया कि रेस्ट और मोशन हमें है या नहीं। ए ने सोचा कि यार ये थोड़ी देर पहले यहाँ पे मुझसे इतनी दूर था, और अब जो है इतना ज्यादा दूर हो गया। सी ने सोचा कि यार थोड़ी देर पहले मेरे सामने था, अभी भी मेरे सामने ही है, यानी ये मोशन में। तो दोनों ने सबसे पहले कौन सी चीज ऑब्जर्व की है,
कि यार ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं। देखो यही चीज हमें बताएगा कि रेस्ट और मोशन में है या नहीं। पहली चीज कि पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, किसके साथ, टाइम के साथ, जो कि बात यही होती है कि कुछ देर पहले और कुछ देर बाद। और तीसरा कि दोनों ने जब उसके बारे में ऑब्जर्व करना शुरू किया था, तो वो ऑब्जर्वेशन जब करना शुरू किया था तो किसके अपने के रेस्पेक्ट में किया था, कि ए के रेस्पेक्ट में या फिर सी ने खुद के रेस्पेक्ट में किया था और ए ने अपने खुद के रेस्पेक्ट में। तो ये ए और सी जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, रेफरेंस कहलाएंगे। ठीक है। यानी देखो, जब भी एक ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन हमें डिसाइड करना होता है, तो तीन चीजों की जरूरत होती है कि एक तो पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं, दूसरा टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं, और तीसरा कि किसी न किसी के रेस्पेक्ट। जब भी आप रेस्ट और मोशन डिसाइड करोगे ना, तो हमेशा क्या करोगे, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही करोगे। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज देखो यार, जैसे मान लो जब भी अगर हम मेजर करते हैं या किसी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक टाइम को जो आता है, उस टाइम को जिस समय हमने रेफरेंस रेफरेंस मतलब जैसे देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी पॉइंट हम मेजर कर रहे हैं, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट का देखो जैसे मोशन हम लोग मेजर करेंगे ना, तो हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे। हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो हो सकता है जैसे एक आदमी चल रहा हो, ठीक है, एक आदमी चल रहा हो, तो ये अगर बोला जाए कि कहाँ पे कितना दूर चला, तो यार कितना दूर चला, तो उसके लिए हम लोग कोई ना कोई एक पॉइंट लेंगे कि हाँ यार इस वॉल से वो 40 मीटर है, थोड़ी देर बाद 50 मीटर पे गया, थोड़ी देर बाद 60 मीटर। तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। और उस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं एक्स इक्वल्स टू जीरो। जब भी मेजर करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट जरूर चुनते हैं, और उस पॉइंट को हम एक्स इक्वल्स टू जीरो या फिर ओरिजिन लेते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और चीज हमें देखनी है कि जिस समय हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया मोशन को, उस टाइम को हम टी इक्वल्स टू जीरो लेते हैं। हो सकता है कि वो आदमी, जैसे मेरे लिए वो टी इक्वल्स टू जीरो हो, किसी और के लिए टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड। जैसे मान लो, ये कहने का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में जब टाइम की बात होगी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ना 9:10 पे से चल के 9:20 तक एक आदमी चला, ये 10 मिनट, ऐसे टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। आपको टाइम ऐसे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 घंटा, तो ये हमारा जो टाइम ऐसे दिया रहेगा। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो टाइम इंटरवल होता है। क्या होता है हमारा, ये एक तरह से टाइम इंटरवल होता है कि कितने टाइम इंटरवल में, यानी 10 सेकेंड जो हुआ वो एक टाइम इंटरवल है कि इतने टाइम में वो आदमी थोड़ी दूर चला है। 20 सेकेंड हमारा एक टाइम इंटरवल हो। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसमें टाइम मतलब क्या रहेगा, टाइम इंटरवल की बात करेंगे, और वो क्या होगा, डेल्टा टी होगा। टी इक्वल्स टू जीरो कहाँ पे, कि जिस समय हमने ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किया। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। जैसे एक आदमी सोचो कि ये यहाँ से चलना शुरू किया है पॉइंट ए से, जब वो पॉइंट बी से होते हुए वो कहाँ पे पहुंचा, पॉइंट सी पे पहुंचा। ठीक है। मान लो 9 बजे यहाँ से उसने चलना शुरू किया, 9:05 पे यहाँ पे पहुंचा, और 9:20 पे यहाँ पे पहुंचा। लेकिन जब वो आदमी बी पे था, तब से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया उसका मोशन। तो हम यही बोलेंगे कि वो एक आदमी जो जा रहा था टी इक्वल्स टू जीरो पे, वो बी पे था, और टी इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे या 15 मिनट पे वो सी पे था। समझ आई ये बात। हमने इस ऑब्जेक्ट का मोशन यहाँ जब वो आदमी बी पे था, उस समय से ऑब्जर्व करना शुरू किया हम, तो ये हमारे लिए टी इक्वल्स टू जीरो होगा। और इसके आगे का जो भी आएगा वो हमारा टी इक्वल्स टू 15 मिनट के बाद वो सी पे था। क्लियर हुआ ये चीज कि हमारा भी ये क्या रहेगा, हमारा बोलने का, ये लिखने का टाइम कैसा तरीका रहेगा कि जिस समय हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया वो हमारे लिए टी इक्वल्स टू जीरो, उसके बाद का ये सब टाइम इंटरवल हो। एक और बात मैं क्या बोलूंगा कि वो टी इक्वल्स टू -5 मिनट पे वो आदमी पॉइंट ए पे था, पॉइंट ए पे था, और टी इक्वल्स टू -5 मिनट पे। कहने का मतलब ये हुआ
कि ये बताता है कि जिस टाइम पे हमने मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किया है उसके 5 मिनट पहले वो पॉइंट ए पे था। ठीक है, उससे 5 मिनट पहले वो पॉइंट ए पे था और 15 मिनट बाद वो पॉइंट सी पे है। लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम ये नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्ट करके चलते हैं। बेटर ब्लर होने का तो चांस ही नहीं है, 326 kbps आ रहा है, अब इसमें तो ब्लर तो होता ही नहीं है। एक बार देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना, ये नेगेटिव वाला टाइम जो है वो हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। हम यही बोलेंगे कि यार टाइम की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन उसका मतलब वो टाइम जो आएगा, जब भी हम कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। हमारा आंसर कौन सा होगा? पॉजिटिव। हम नेगेटिव वाले को आंसर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानते? ऐसा नहीं है कि वो टाइम गलत होता है। वो टाइम जो होता है ना, वो हमारा जो टाइम हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उससे पहले का टाइम होता है, इसीलिए हम उस टाइम को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि यार ए पे वो कितने बजे था, तो आप बोलोगे कि यार जब से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया उससे 5 मिनट पहले। आंसर यही है कि टी इक्वल्स टू -5 मिनट, सही भी है। लेकिन आगे जो वैल्यू आएगी उन सब में हम ये नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जनरली बात उसी समय की करते हैं जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसके बाद का टाइम। और उसके बाद का टाइम हमारा कैसा आता है? पॉजिटिव। तो इसीलिए आगे वाला जो पार्ट है, आगे जो भी कैलकुलेशन आएगा उसमें पॉजिटिव टाइम को हम ही लेंगे, नेगेटिव टाइम हमारा नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत टाइम होता है, वो होता है कि जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उससे पहले की बात। क्या ये क्लियर हो गया टाइम के बारे में, ये रेफरेंस पॉइंट के बारे में क्लियर हुआ?